ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, पहले हम लोग सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, सर्वोच्च न्यायालय पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट को पढ़ेंगे। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये कहां पर आपको मिलेगा। यदि आप भारत के संविधान में जाएंगे और टटोलेंगे तो हमारे संविधान का जो भाग 5 है, पार्ट 5, जिसको हम लोग संघ के नाम से जानते हैं, यूनियन के नाम से जानते हैं, उसी भाग में अनुच्छेद 124 से 147 तक, फ्रॉम आर्टिकल 124 टू आर्टिकल 147 आपको मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए सारे प्रावधान। तो सारा सुप्रीम कोर्ट आपका इन्हीं अनुच्छेदों में है, ठीक है। इसमें एक अनुच्छेद पहले जाएंगे, अनुच्छेद 123 में भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति आपको मिल जाएगी, और इससे एक अनुच्छेद नीचे आएंगे तो अनुच्छेद 148 में आपको मिल जाएगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, CAG, ठीक है। तो अनुच्छेद 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए संवैधानिक प्रावधान है। जो कुछ भी हम पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के जजों का कार्यकाल, सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाना, सुप्रीम कोर्ट के जजों की शक्तियां, मतलब सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां, क्षेत्राधिकार, सब कुछ इसी जो है जगह पर मिलेगा, 124, 147, ठीक। यहीं पर सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े हुए संवैधानिक प्रावधान है। और ये रहा, फोटो तो कई बार देखा होगा न्यूज चैनल में, टीवी में, बॉलीवुड की मूवीज में, है ना, न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया पे लगातार आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट देखा होगा। क्या है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट भारत में, जैसा कि नाम देखो क्या लिखा है, सर्वोच्च। सर्वोच्च का मतलब जानते हो? सर्वधन उच्च से बना है। ये शब्द जो है ना, हिंदी में संधि हुई है सर्वधन उच्च। सर्व का मतलब होता है सबसे, उच्च का मतलब होता है बड़ा। तो सर्वोच्च न्यायालय मतलब सबसे बड़ा न्यायालय। इसी को उच्चतम न्यायालय भी बोलते हैं, इसी को सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं, क्योंकि कोर्ट्स तो इंडिया में बहुत सारी है, न्यायालय तो बहुत सारे हैं, पर यह सबसे बड़ा न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय भारत में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील माना जाता है, अपील की शीर्ष अदालत। इसके बाद कहीं पर अपील नहीं कर सकते, इसके फैसले अंतिम होते हैं, ठीक है। इसके फैसले सभी को भारत में मानने पड़ते हैं, तो ये इसीलिए इस नाम से जाना जाता है। बट बिफोर दैट, सर्वोच्च न्यायालय को समझने से पहले एक बार हम बात कर लेते हैं इस भारत में न्यायपालिका की विशेषताएं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सर्वोच्च न्यायालय जो है या न्यायपालिका, सरकार के 3 अंग आप पढ़ते होंगे ना, आपने आमतौर पर पढ़ा होगा। 3 अंग होते हैं। कौन कौन से 3 अंग होते हैं? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, है ना। विधायिका का काम कानून बनाना है, कार्यपालिका का कानून उसको लागू करना है, उन कानूनों को लागू करने का, और न्यायपालिका का काम है उन कानूनों की व्याख्या करना, उनके ऊपर विवादों पर निर्णय सुनाना, ठीक है। तो भारत में न्यायपालिका की विशेषताओं पर गौर करिए जो पूछा जाता है। पहला, भारत की न्यायपालिका एकीकृत है। फर्स्ट जो इसकी विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक आपको मिलेगा कि हमारी जुडिशरी इंटीग्रेटेड है। क्या आपको मतलब पता है इसका? एकीकृत न्यायपालिका का मतलब क्या है? आमतौर पर जब आप संघीय प्रणाली के देशों को देखोगे, जहां पर 2-2 सरकारें, सब कुछ 2-2 होता है, तो वहां पर न्यायपालिका भी दोहरी होती है। जैसे अमेरिका में आप जाओगे तो अमेरिका में आपको दोहरी न्यायपालिका मिलेगी, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ड्यूअल, ठीक है, 2। वहां दोहरी, हमारे यहाँ एकीकृत। इसको समझो, इसका मतलब क्या है भाई ना। एक बात तो समझ लो, सीधे सीधे रट्टा मारना शुरू मत कर दिया करो। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसको समझना बहुत जरूरी होता है। सीधा सीधा जाके सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के जजों के कार्यकाल, वो सब पढ़ना है, पर पहले कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है, जो आपके कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। और यूपीएससी कई बार कॉन्सेप्ट से, आपको पता है, क्वेश्चन दाग देता है। तो भारत में न्यायपालिका एकीकृत है, इसका मतलब यह है कि पूरे भारत में आपको पता है 2-2 सरकारें हैं, दोनों की शक्तियां हैं, सब कुछ अलग अलग है। कार्यपालिका का विभाजन है, विधायी शक्तियों का विभाजन है, पर न्यायिक शक्तियों का विभाजन नहीं किया गया है। आप केंद्र राज्य संबंध पढ़ते हो, आपने पढ़ा सेंट्रल स्टेट रिलेशंस,
आपने पढ़ा होगा केंद्र राज्य विधायी संबंध, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध, कार्यकारी संबंध। क्या आपने ऐसा पढ़ा है केंद्र राज्य न्यायिक संबंध? सेंटर स्टेट जुडिशियल रिलेशंस नहीं ना, क्योंकि इंडिया में सेंटर स्टेट जुडिशियल रिलेशंस है ही नहीं। केंद्र राज्य न्यायिक संबंध है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही न्यायपालिका है। अगर हमारे यहाँ राज्यों की अलग न्यायपालिका, केंद्र की अलग न्यायपालिका होती तो हम पढ़ते केंद्र राज्य न्यायिक संबंध। नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि नहीं है, और इसलिए नहीं है क्योंकि एकीकृत न्यायपालिका है। आ गया समझ में? तो एकीकृत न्यायपालिका मतलब चाहे भारत में संघ सरकार हो, भारत सरकार हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, राज्य सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों के लिए न्यायपालिका एक ही है। आप भारत सरकार के किसी कानून को किसी हाईकोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हैं। आप किसी राज्य के कानून को, किसी राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो ये जो न्यायपालिका ये एकीकृत है, और नीचे से ऊपर तक आप देखोगे कि जुड़ी हुई है आपस में। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है आपस में जुड़ी हुई है। नीचे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबसे नीचे आपको हर जिले में मिलेगा एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला स्तर पर हमको दिखाई देता है। हालांकि इसके नीचे भी न्यायपालिका तो है, पर वो अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट से हम पहली बड़ी अदालत देखते हैं जिले में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर जिले में आपको मिलेगा। आप जिस जिले में रह रहे हो वहां एक जिला कोर्ट होगा, जिसको बोलते हैं जिला एवं सत्र न्यायालय। पूरे भारत में आपको इसी नाम से मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। क्या बोलते हैं? जिला एवं सत्र न्यायालय। उसके ऊपर आपके राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा जिसको हाई कोर्ट कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर इसका बॉस माना जाता है हाई कोर्ट। अब आमतौर पर हर राज्य में एक हाई कोर्ट है। कुछ राज्य छोटे छोटे हैं तो उनका अपना हाई कोर्ट नहीं, वो किसी पड़ोसी बड़े राज्य के हाई कोर्ट के दायरे में आते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर हर राज्य में आमतौर पर एक उच्च न्यायालय है जो जिसका अधिकार पूरे राज्य पर है, और उसके ऊपर आपको मिलेगा सुप्रीम कोर्ट। पूरे देश में एक अदालत है जो इन सारी अदालतों की बॉस है, इन सारी अदालतों के ऊपर जो है अधिकार रखती है, इनका सुपरविजन करती है। समझ रहे हो? और इसी को बोलते हैं टॉप पर, बॉटम टू टॉप, ये पूरा एक है। पिरामिड देखा आपने? पिरामिड की तरह है। पिरामिड की तरह मतलब कहने का ये है कि ऐसे आप देखो, नीचे के स्तर पर तो आपको ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे, फिर आप जब ऊपर की तरफ जाओगे तो ये कम होता जाएगा। यहां देखो, यहां और कम हो गया, हाई कोर्ट्स कम हो गए इनके ऊपर, और यहां सिर्फ एक कोर्ट आपको दिखाई देगी, एंड दैट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। समझ गए? कभी ना ऐसे नहीं पढ़ाएगा आपको कोई भी। जितना एक एक फंडे को मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, एक एक कॉन्सेप्ट को मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, अच्छे से समझ लो। बस हर चीज जो फ्री में मिल रही है ना, वो कभी भी बेकार नहीं होती। हमें आमतौर पर लगता है कि पैसों में मिलने वाली चीजों में क्वालिटी होती है, फ्री में मिलने वाली चीजों में नहीं होती है भाई। अगर अच्छा टीचर हो, अच्छा मास्टर हो, पढ़ाने वाला ईमानदार हो, तो वो फ्री में भी वैसे ही पढ़ाता है जैसे वो पैसा लेके पढ़ाएगा। तो आप देखो, ये सुप्रीम कोर्ट है, ये एकीकृत न्यायपालिका पहली विशेषता, और इस पर भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव आपको मिलेगा। हमारे एक एक्ट था जो आपको पता होगा, भारत शासन अधिनियम 1935। इसी एक्ट के तहत आप देखोगे कि भारत में जो कोर्ट था ना, उसको फेडरल कोर्ट कहा गया, जिसकी स्थापना हुई, संघीय न्यायालय की स्थापना। ठीक है, 1937 में भारत में एक फेडरल कोर्ट बना, एक संघीय न्यायालय बना। आगे समझ में? और आगे जाके यही संघीय न्यायालय भारत में सुप्रीम कोर्ट बना। तो इसी को फेडरल कोर्ट को हमने क्या कर दिया, हमने आगे जाके 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो हमने इसको जो है क्या बना दिया, सुप्रीम कोर्ट बना दिया। ठीक है, चलो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का आप देखोगे जो उद्घाटन हुआ था, पता है कब हुआ था? 28 जनवरी 1950। डेट आपको याद रखनी है, 28 जनवरी 1950 को भारत के सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ। हालांकि नाम बदला था, बहुत ज्यादा कुछ नहीं बदला। ये कोर्ट फेडरल कोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुई थी, उसी को हमने फेडरल कोर्ट से
सुप्रीम कोर्ट कर लिया। कई सारे बच्चे कहते सर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तो हम लोगों ने, एक पॉइंट और बता देता हूं, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट आया था 1774 में। क्या ये वो नहीं है? जी नहीं, ये वो नहीं है। कलकत्ता में 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। आपने पढ़ा होगा, एलिजा इम्पे के बारे में भी पढ़ा होगा जो इसके मुख्य न्यायाधीश थे, परंतु इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जैसे भारत के राष्ट्रपति का अमेरिका के राष्ट्रपति से कोई लेना देना नहीं है, वैसा ही इसका भी कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अगली विशेषता, ये निष्पक्ष है, आपको पता है, स्वतंत्र है। क्यों स्वतंत्र है वो भी हम बात करेंगे कि आखिर भारत में न्यायपालिका कैसे स्वतंत्र है, कैसे फ्री होके काम कर पाती है, उस पर भी चर्चा की जाएगी। और हम ये भी देखें क्योंकि न कार्यपालिका और विधायिका से अलग है पूरी तरह से, और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। क्या आपको प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत पता है? प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या कहता है मैं आपको बताता हूं। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरी बात, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार जब तक कोई व्यक्ति दोषी सिद्ध नहीं होता वो अपराधी नहीं माना जाता। ठीक है, इस तरीके से ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। अब आते हैं अनुच्छेद 124, यहां से शुरू होती है सुप्रीम कोर्ट का, आप देखोगे मामला। सबसे पहले आर्टिकल 124 में आपको भारत के सुप्रीम कोर्ट की संरचना और नियुक्ति मिल जाएगी। किस तरीके का है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, कितने जज हैं इसके अंदर, कैसे नियुक्ति होती है, क्या योग्यता है, सब बताऊंगा मैं आपको। देखो, न्यायाधीशों की संख्या, वर्तमान में भारत में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। मतलब अधिकतम जजों की संख्या जो है वो 34, मतलब 34 है ना। ये हो गई भारत में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या। आगे समझ में? एक क्लियर बात रखो, एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश, 34 जज टोटल। और जब हमारा संविधान लागू हुआ था, मतलब जब सुप्रीम कोर्ट बना था, तो ओरिजिनली इतने नहीं थे क्योंकि भारत की जनसंख्या भी कम थी, नया नया सुप्रीम कोर्ट था। तो एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश के साथ कुल मिला के 8 जज। 1950 में सुप्रीम कोर्ट में 8 जज हुआ करते थे, और आप देख सकते हो कि 8 से बढ़ते बढ़ते ये हो गए 33, 8 चौक 32, 4 गुना आप मान लीजिए। परंतु आपको लग रहा होगा 4 गुना हो गए, कुछ भी नहीं है, बहुत कम है। 1950 में भारत की जनसंख्या जो है ना, वो आज की तुलना में आप देखोगे तो बहुत कम थी। भारत की जनसंख्या उस समय जो है वो 45-50 करोड़ के आसपास थी, मतलब 1/3 भी नहीं थी। और इस समय के साथ जनसंख्या बढ़ी है, पर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या भी बढ़ाई गई है, लेकिन उतनी नहीं जितनी आज भी लगता है, कम लगती है हमको। ठीक है, यहां तक समझ गए? समय समय पर ये संख्या, और बढ़ाता कौन है ध्यान रखना, संसद। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार भारत में संसद को है, और कोई नहीं कर सकता ये काम। चलो, अब हम बात करेंगे भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। कैसे होती है, प्रावधान क्या कहता है? अनुच्छेद 124 तो ये कहता है कि भारत के राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सुप्रीम कोर्ट के जज की, न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। और कैसे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जिसको आप बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन है वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? नाम बताओ जरा कमेंट में। वर्तमान में भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुझे पता है आप में से कई लोगों को नाम पता है, तो बता भी दोगे बड़े आराम से, ये नाम पता होता है। तो मुझे मालूम है कि बहुत सारे बच्चे ये नाम अभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। ऋतिक सिंह ने बता दिया है, मिस्टर DY चंद्रचूड़ साहब। आपको पता है DY चंद्रचूड़ इज करेंटली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इनके पिताजी जो हैं YV चंद्रचूड़ भी भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आजादी के बाद जब संविधान लागू हुआ
तो संविधान लागू होने के समय पहले मुख्य न्यायाधीश भारत के कौन थे? कितने बच्चों को वो नाम याद है भारत के फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का? डी.वाई. चंद्रचूड़ तो आ गया, बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट, सही जा रहे हो। H.J. कानिया, बहुत बढ़िया। जय यादव का आंसर आया है H.J. कानिया, बिल्कुल सही। हरिलाल जेकिसुनदास कानिया साहब जो है भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, यह आपको पता होगा। H.J. कानिया, जिनको शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है, जे फॉर जेकिसुनदास। तो ये नाम भी आप याद रखना, फैक्ट मैंने पूछ लिया। अब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो या कोई भी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति उस समय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करेंगे। अब शुरुआत से तो इसमें कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन एक समय ऐसा आया जब इस चीज को लेकर विवाद हो गया। विवाद इस बात को लेकर हो गया क्योंकि भारत के राष्ट्रपति, आपको पता है कि मंत्रिपरिषद की सलाह से भी काम करते हैं, तो एक ही आदमी को दो दो लोग सलाह दे, तो इस बात को क्लियर करना जरूरी नहीं कि मानना किसकी जरूरी है। मंत्रिपरिषद भी बोल रही है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है सरकार भी बोल रही है, तो सरकार की माने कि मंत्रिपरिषद की माने, मतलब चीफ जस्टिस की माने। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी सलाह दे रहा है, सरकार भी दे रही है। अब अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सरकार की मंत्रिपरिषद की सलाह पर भी काम करना है। सो ये बात क्लियर होना जरूरी थी कि सुप्रीम कोर्ट को, जो भी सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति है, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो भी सलाह राष्ट्रपति को दे रहे हैं वो उनको माननी पड़ेगी कि नहीं, या सरकार की सलाह पे काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से भारत में ये मामला चला गया कोर्ट में। आपको पता है कि जब भी ऐसा कोई विवाद होता है कि भाई संविधान की व्याख्या को लेकर, इंटरप्रिटेशन को लेकर, कि एक्चुअल में संविधान यहाँ पर क्या चाहता है, तो ये बात खुद संविधान की व्याख्या करने का अधिकार संविधान सुप्रीम कोर्ट को देता है। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में जाए तो ये मामला फर्स्ट जजेस केस के नाम से जाना जाता है, 1982 प्रथम न्यायाधीश मामला 1982 का। और हमने सुप्रीम कोर्ट से पूछ लिया कि मिलॉर्ड आप ही बता दो कि भारत के राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह मानना जरूरी है कि नहीं। उसमें लिखा है ना कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति, सलाह का मतलब बताओ। सलाह का मतलब खाली पूछना है कि मानना भी जरूरी है। आप सलाह तो बहुत लोगों से लेते होंगे, पर क्या सबकी बात मानते हो? आपको मान लीजिए गाड़ी लेनी है, भारत में लोग ना छोटी छोटी चीज भी लाते हैं ना तो 50 लोगों से पूछते हैं पहले, ऐसे नहीं लेके आते। तो हम कई लोगों से पूछते हैं, सलाह तो लेते हैं, और सलाह देने में लोगों को मजे भी आते हैं। कई बार तो सलाह मांगनी भी नहीं पड़ती, लोग बिना मांगे आपको सलाह दे जाएंगे, देते ही हैं। क्या कर रहे हो आजकल? बस कुछ नहीं, सोच रहा हूं कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करूं। हाँ, यूपीएससी की तैयारी करो, तुम अधिकारी बन जाओगे। आपसे पूछा किसी ने? क्या कर रहे हो? कहीं घूमने का प्लान कर रहा हूं, गोवा जाओ, बहुत अच्छी जगह। आपसे पूछा किसी ने? तो भारत में सलाह तो बिना मांगे मिल जाती है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या सलाह को मानना जरूरी है? तो भारत के सुप्रीम कोर्ट से जब ये बात पूछी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने यहां फैसला दिया कि सलाह का मतलब सिर्फ विचारों का आदान प्रदान है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति को मानना जरूरी नहीं है, विचारों का आदान प्रदान, समझ रहे हो? बस पूछना जरूरी है, मानना जरूरी नहीं है। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति सरकार की सलाह पर कर सकते हैं ना, मानना तो जरूरी है ही नहीं। तो अब इस बात को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया। हम 1993 में फिर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके गए कि मिलॉर्ड, अगर आपसे गलती हो गई हो तो एक बार और क्लियर कर लीजिए, क्योंकि हमें कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या सच में मानना जरूरी नहीं है। इस तरीके से तो सरकार जो है राष्ट्रपति के द्वारा सारे जजों की नियुक्ति अपने हाथ में ले लेगी, और फिर जो वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता वाला मामला है उसका क्या होगा? फिर तो आपने देखा होगा ना कि सरकार जो है पूरी तरीके से नियुक्ति में हावी हो जाएगी, सारी नियुक्ति अपने पसंद के जजों की करवा लेगी। तो सुप्रीम कोर्ट को शायद अपनी गलती रियलाइज हुई, उनको लगा कि हाँ, ऐसा उस दिन गलत हो गया था, ऐसे नहीं कर सकते।
भारत के राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो सलाह है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह भारत के राष्ट्रपति को माननी पड़ेगी, मतलब बाध्यकारी होगी। ठीक है, आप मना नहीं कर सकते। जो नाम उन्होंने आपको बताया है उस पर आपको ठप्पा लगाना पड़ेगा। लेकिन अकेले मुख्य न्यायाधीश की सलाह नहीं, मुख्य न्यायाधीश अपने 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों से सलाह करेंगे, मतलब 3 लोग मिलकर नाम फाइनल करेंगे, मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश, और उसके बाद जो सलाह दी जाएगी वो राष्ट्रपति को माननी पड़ेगी। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो ये एक नई बात थी। अब 3 लोग मिलकर राष्ट्रपति को नाम बता रहे हैं, राष्ट्रपति फिर नियुक्ति कर रहे हैं। फिर आया तीसरा न्यायाधीश मामला 1998 में। एक बार बोला मानना नहीं पड़ेगा, एक बार बोला मानना पड़ेगा, तो कंफ्यूजन हो गया ना, कहना क्या चाहते हो, क्लियर करो, मानना है कि नहीं मानना है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला 3rd जजेस केस के नाम से जाना जाता है 1998 में, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला मानना तो पड़ेगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो सलाह राष्ट्रपति को देंगे वो माननी पड़ेगी, उसी व्यक्ति को नियुक्त करना पड़ेगा, दैट्स इट। लेकिन एक मुख्य न्यायाधीश और अपने 4 अन्य न्यायाधीशों से सलाह करेगा। मतलब पहले क्या था, 1+2, 1+2 का फॉर्मूला हो गया 1+4। एक मुख्य न्यायाधीश अपने 5 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों से, मतलब 5 जज, ये 5 लोग मिलकर नाम फाइनल करेंगे और उसके बाद राष्ट्रपति को देंगे बहुमत के आधार पर, और तब राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। समझ गए आप लोग? ये चीज क्लियर? चलो, तो भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति करेंगे, एक मुख्य न्यायाधीश, 4 अन्य न्यायाधीश, और इसी को बोलते कोलेजियम सिस्टम। एक शब्द जो आपने कभी सुना हो बार बार, कोलेजियम प्रणाली, कोलेजियम सिस्टम, वो यही है जहां सुप्रीम कोर्ट के कुछ न्यायाधीश मिलकर भारत के राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ ना, मामला खत्म हो गया, लेकिन ऐसी शिकायतें आने लगी कि यहाँ पर कुछ लोग मिलकर अपने ही अपने परिवार और जान पहचान वाले लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। इन्होंने आपस में क्या कर लिया, साठगांठ कर ली। मतलब आपके परिवार का कोई व्यक्ति कोलेजियम में है तो वो आपको वहां जज बना देगा, अगली बार वो दूसरे जज के किसी परिवार वाले व्यक्ति को जज बनवा देगा। तो आपस में एडजस्टमेंट होने लगे, शिकायतें आने लगी कि कोलेजियम सिस्टम का न्यायपालिका में, कोर्ट में दुरुपयोग हो रहा है। अब इसके बाद सरकार ने एक संविधान संशोधन पास किया, 99वां संविधान संशोधन 2015, जो आपको पढ़ा होगा। इस संविधान संशोधन के द्वारा कोलेजियम सिस्टम को हटा दिया। कोलेजियम सिस्टम से नियुक्ति नहीं होगी, तो कोलेजियम सिस्टम नहीं होगा तो राष्ट्रपति को सलाह कौन देगा, एक आयोग। उस आयोग का नाम रखा गया NJAC, मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, हिंदी में बोलूं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC के नाम से एक बनाया जाएगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, अन्य न्यायाधीश होंगे, और भी बहुत सारे लोगों को मिला के ये बनेगा, और ये राष्ट्रपति को सलाह देगा कोलेजियम की जगह, और राष्ट्रपति इसकी सलाह से नियुक्ति करेंगे। इस संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, इसका जुडिशियल रिव्यू करवाया, इसकी समीक्षा करवाई। इस केस को 4थे न्यायाधीश के मामले के 4th जजेस केस, ये कौन सा केस हो गया, 4th जजेस केस, 2015 की बात है कि क्या सच में ऐसा होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बाधित करता है, संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है, और इसलिए 99वां संविधान संशोधन को रद्द कर दिया गया और कोलेजियम सिस्टम को फिर से जिंदा कर दिया गया कि नहीं, नियुक्ति तो कोलेजियम सिस्टम से ही होगी। ठीक है, कोलेजियम सिस्टम राष्ट्रपति को सलाह देता रहेगा और नियुक्ति होती रहेगी, ये तुम सब अपना अपने पास रखो। और 99वां संविधान संशोधन जो है वो असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। आ रहा है समझ में? तो ये पूरी यात्रा है भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति की,
कहानी मैंने आपको बताई, और इस कहानी का कोई भी पात्र काल्पनिक नहीं है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं ना, हम कोई कहानी देखते हैं तो उसमें लिखा होता है ना, इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है। इस कहानी का कोई पात्र काल्पनिक नहीं है, ऐसा हुआ है वास्तव में। और वर्तमान में यह व्यवस्था है कि कोलेजियम सिस्टम फिर से आ चुका है, एनजेसी अब नहीं है, वो आ भी नहीं पाया कभी। अब बात कर ले, ये तो नियुक्ति हो गई, नियुक्ति को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। नियुक्ति को लेकर आपके मन में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई दुविधा नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। अब बात करते हैं कार्यकाल और आगे की चीजों की, योग्यता की। आप में से कई सारे बच्चे होंगे कि जिनको लगता होगा कि क्या मैं जज बन सकता हूं? सुप्रीम कोर्ट का जज बनना हो तो क्या करना पड़ता है? तोप होता है बहुत बड़ी। सुप्रीम कोर्ट का जज कोई छोटा मोटा आदमी नहीं होता, यहाँ तो हाई कोर्ट का जज भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनना हो तो कैसे बनेंगे, क्या चाहिए हमारे अंदर? क्या बॉडी बनानी पड़ेगी, 6 पैक एब्स, 8 पैक एब्स ये बनाने पड़ेंगे, बाल कलर करवाने पड़ेंगे? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा ऐसा। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता मैं आपको बता दूं, एक भारत का नागरिक हो, ये तो आप बाय बर्थ ही हो, ये योग्यता हम लेकर पैदा हुए, भारत के नागरिक हैं तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते। पर इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि नागरिक तो 140 करोड़ से ज्यादा है। कम से कम 5 वर्षों तक, 5 सालों तक हाई कोर्ट के जज के तौर पर काम किया हो, मतलब आपने कम से कम 5 साल तक हाई कोर्ट के जज के रूप में काम किया हो, एक्सपीरियंस हो। मतलब यहाँ 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं हाई कोर्ट का, जज का। जरूरी नहीं एक हाई कोर्ट, एक से ज्यादा मिला के, कुल मिला के 5 साल आपने हाई कोर्ट में जज का काम कर रखा हो। पर ऐसा कुछ व्यक्ति, कोई जो हाई कोर्ट का जज भी नहीं रहा हो, कभी उसने जज का काम भी नहीं कर रखा हो, तो उसमें अगला ऑप्शन है या को इंग्लिश में ना, और कम से कम 10 सालों तक उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट में आपने वकालत की हो, वकील के तौर पर काम किया हो, आप हाई कोर्ट वकील रहे हो, ठीक है। तो हाई कोर्ट वकील अगर आप रहे हो 10 साल या उससे ज्यादा साल, तो भी बन सकते हो। इसी में लिखा है या, और ये भी नहीं है या राष्ट्रपति की राय में प्रख्यात न्यायविद, मतलब आपको कानून का, विधि का जानकार आप हो, आपको बहुत ज्यादा विधि या कानून की गहन जानकारी हो। तो इनमें सिर्फ 2 ही योग्यता है, एक तो ऊपर वाली भारत का नागरिक हो, और नीचे वाली में से कोई एक, सारी नहीं चाहिए कि 10 साल वकालत भी की हो, 5 साल जज भी रहे हो, नहीं, इनमें से कोई एक चाहिए, बस सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाओगे, ठीक है। आ गया समझ में? तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए ये योग्यता होनी चाहिए, जो मैंने आपको बता दी है। अब बात करेंगे पदावधि और हटाना। मैं जज बन सकता हूं, जैसे यहां पर एक बच्चा है जो अपने आप को गंदा बोल रहा है, इसका ये कहना है कि मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकता हूं। जी नहीं, मैं नहीं बन सकता, क्योंकि मैं आपको संविधान पढ़ाता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूं यूपीएससी के लिए, जनरल स्टडीज में जो आपका संविधान और राज व्यवस्था वाला पोर्शन है वो मैं आपको पढ़ाता हूं, वो मुझे आता है। पर इतने से काम नहीं चलता, ठीक है। आपको बहुत सारा कानून का नॉलेज होना चाहिए। मैं कोई वकील नहीं हूं, मैं कोई लॉयर नहीं हूं, मुझे कानून की जानकारी नहीं है भाई, मुझे सिर्फ संविधान के बारे में पता है, जो मेरे सिलेबस का पार्ट है। जो सच है वो सच है। बेमतलब का अपने आप को जो है ज्ञानी बताने का, या बेमतलब का जो है अपने आप को सर्वज्ञ बताने का कोई तुक नहीं बनता। तो मैं, जहां तक लगता है, मैं बिल्कुल डिजर्व नहीं करता, मैं बिल्कुल भी संविधान के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता नहीं रखता हूं, ठीक है। इसके लिए तो बहुत सारा कानून पढ़ना पड़ता है, बहुत सारा कानून का ज्ञान होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। सिर्फ संविधान से काम नहीं चलता, क्योंकि देश में संविधान अकेला कानून नहीं है, संविधान के अलावा भी इस देश में बहुत सारे कानून हैं, ठीक है। चलो, तो हम बात कर रहे थे योग्यता, आपको समझ में आ गई। अगर आप में से किसी को बनना हो ना, तो मैं आपको बताता हूं कैसे बन सकते हो। आप वकालत शुरू करिए, वकालत शुरू करिए और खूब अच्छे से वकालत करिए। बड़े वकील जो हमारे नाम आपने सुने होंगे, मिस्टर राम जेठमलानी, है ना, या कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, और आपने बहुत हरीश साल्वे जैसे आपने नाम सुने हो। तो इस तरह का बड़ा वकील बनिए, और इस तरह का बड़ा वकील बनेंगे तो हाई कोर्ट में आप जज बन सकते हैं, और हाई कोर्ट से फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हैं। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका, आप
निचली अदालत में जज बनिए, सिविल जज और इस तरह की कुछ परीक्षाएं होती हैं, उनको पास कीजिए। उनको पास करके प्रमोशन होगा तो आप डिस्ट्रिक्ट जज बन जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट जज के योग्यता अनुभव के आधार पर आप हाईकोर्ट जज बन जाएंगे, और हाईकोर्ट जज की योग्यता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएंगे। ये तरीका है। दो में से जो तरीका अच्छा लगता है अपना लीजिए। ठीक, अभी सैलरी वगैरह भी बताएंगे, पहले थोड़ा सा समझ लो, है ना। ये मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे बन सकते हैं। पदावधि कितनी होती है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। समझ गए? जैसे आप आमतौर पर पढ़ते हो ना 6 साल या 65 वर्ष, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। मतलब कि आपको भले ही 50 में बनाए, 55 में बनाए, 60 में बनाए, 62 में बनाए, कितनी भी एज में आपको जज बनाया जाएगा, 65 साल में आप रिटायर हो जाएंगे। जितने पहले बन जाओ उतना अच्छा है। 60 में बन जाओगे तो 5 साल रहेंगे, 55 में बन जाएंगे तो 10 साल रहेंगे, पर इतनी जल्दी बनता नहीं है इंसान। ठीक है, 65 वर्ष की आयु, हाँ कोई मिनिमम एज नहीं है कि भाई कभी एग्जाम में ऐसा पूछे सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की कोई मिनिमम एज। अक्सर बच्चे ना अक्कल नहीं लगाते, 1.5 अक्कल लगाते हैं। 1.5 अक्कल समझते हो? ज्यादा सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए नहीं पता हो तो लॉजिक लगाते, 50 साल तो होनी चाहिए, 55 साल कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जज जो है किसी भी एज में बना जा सकता है, लेकिन 65 साल से ज्यादा नहीं। हटाने की बात करते हैं तो आपको देखो संविधान में ऐसा लिखा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजों को भारत के राष्ट्रपति पद से हटा सकते हैं, पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि राष्ट्रपति कभी भी किसी भी जज को उठा के हटा देंगे, ऐसा नहीं। एक जज ने भारत सरकार के खिलाफ जो है फैसला दे दिया, सरकार चाहती थी उसका उल्टा कर दिया, तो अब या किसी भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के मंत्री को जेल भेज दिया। अब उस जज को हटाओ, तुरंत राष्ट्रपति को बोला गया इस जज को हटा दीजिए। और राष्ट्रपति जी हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते, क्योंकि इनको हटाने का तरीका क्या है? हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी पूरी प्रक्रिया न्यायाधीश के एक जांच अधिनियम है उसमें लिखी हुई है, एक कानून बनाया संसद ने। तो उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना हो तो राष्ट्रपति तभी हटा सकते हैं जब भारत की संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, एक विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करे। उसके बाद, और उसमें भी मैं आपको बता दूं कि प्रस्ताव पास करना इतना आसान नहीं, पूरी प्रक्रिया है, पूरा प्रोसीजर है जो मैं आपको बता दूं क्या क्या प्रक्रिया है, समझो। दोनों सदनों के विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद हटा सकते हैं, लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या है देखो। आप अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को, ये समझ लेना, पहली बात तो आपको मैं क्यों बोल रहा हूं इसलिए समझ लेना क्योंकि ये प्रक्रिया सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज में काम नहीं आती। ये प्रक्रिया हाईकोर्ट के जज को हटाना हो, ये प्रक्रिया सीएजी को हटाना हो, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना हो, भारत में आपको राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना हो, यही प्रक्रिया, उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के जज को हटाना हो, यही प्रक्रिया। तो एक प्रक्रिया को समझ के बहुत सारी लोगों के अपने आप समझ में आ जाएगी। इनको हटाने की 2 शर्तें होती हैं। कितनी शर्तें? 2 शर्तें होती हैं। 2 आधार होते हैं, उन 2 आधारों पर ही हटा सकते, और कोई आधार पर नहीं हटा सकते कि भाई पत्नी से झगड़ा बहुत करता है ना, या पत्नी से सीधे मुंह बात नहीं करता, तो इस आधार पर नहीं हटा सकते। झूठ बहुत बोलता है, इस आधार पर नहीं हटा सकते। तो आधार 2 है। पहला आधार साबित कदाचार, कि अगर ऐसा कोई काम किया हो जो कदाचार में आता हो, जैसे रिश्वत ले ली हो, है ना, किसी मामले को जो है किसी के पक्ष में फैसला सुना दिया हो, बिक गया हो सामने वाला, या असमर्थता, कि काम करने में समर्थ नहीं है ना, मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो गया है, बार बार घरवाली से लड़के जो है दिमाग काम नहीं कर रहा है किसी व्यक्ति का, तो मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाता है ना। ऐसा अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाए, काम करने में असमर्थ हो जाए, शरीर काम नहीं कर रहा है, तो आप उनको हटा सकते हैं। ये 2 आधार है। इसके बाद 2 शर्तों का पालन करना पड़ता है। पहली शर्त, कम से कम 14 दिन पहले आपको उस संबंधित जज को सूचना देनी पड़ेगी। ऐसे सरप्राइज नहीं दे सकते आप। किसी जज को सुबह सुबह फोन लगा के बोल रहे हैं सरप्राइज, आज आपको पता है आपके साथ क्या होने वाला है, आज हम संसद में आपको हटाने का प्रस्ताव लाने वाले। ऐसा नहीं होता,
ठीक है, अटैक आ सकता है, ऐसे कोई व्यक्ति अचानक से जो है इसे अटैक का शिकार हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है, बीमार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको हटाना हो तो कम से कम 14 दिन पहले जज को सूचना देनी पड़ेगी कि आज से ठीक 14 दिन बाद या 15-18 दिन बाद, मिनिमम 14 डेज बाद हम आपको हटाने जा रहे हैं, आपको हटाने का मामला लाने वाले हैं। ठीक है। दूसरी शर्त कि अगर आप प्रस्ताव को राज्यसभा में लाना चाहें तो कम से कम 50 सदस्य प्रस्ताव को लाने के लिए तैयार हो। लोकसभा में लाना चाहें तो कम से कम 100 सदस्य तैयार हो। ऐसे भी नहीं होता भाई कि किसी दिन 8-10 सिरफिरे से सांसदों ने या ऐसे कुछ तो भी जो है खुन्नस निकालने के लिए जो है किसी जज को हटाने का प्रस्ताव लिया है। इतना रेप्यूटेड, आपको पता रेप्यूटेशन होती है, एक लेवल है ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो 100 सदस्य लोकसभा, इसका मतलब यह भी कि प्रस्ताव कहीं भी ला सकते हो। इस मामले में राज्यसभा लोकसभा का कोई भेद नहीं है, राज्यसभा में भी लाओ चाहे लोकसभा में लाओ, पर राज्यसभा में लाना हो तो 50 लोग मिनिमम समर्थन के लिए साथ चाहिए और लोकसभा में कम से कम 100 लोग चाहिए। इससे कम में तुम प्रस्ताव नहीं ला पाओगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? देखो, पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि छप जाए दिमाग में। आधी रात को कोई उठा के पूछे, भले तुम सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं हो, लेकिन तुमसे पूछे कि बताओ सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है, तो ये प्रक्रिया आप नींद में बोल दो। तो 50 लोग राज्यसभा में, 100 लोग लोकसभा में चाहिए, पर इसके बाद भी गारंटी नहीं है, इसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आपका प्रस्ताव स्वीकार हो जाएगा, जज को हटाने का मामला शुरू हो जाएगा। ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है उस सदन के पीठासीन अधिकारी के ऊपर। लोकसभा का अध्यक्ष नहीं चाहता हटाना तो वो आपके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा, भले तुम 100 हो कि 150 हो कि 200 हो। राज्यसभा के सभापति को तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना, नहीं करेगा, तुम 50 हो कि 100, फर्क नहीं पड़ता। तो इस पर फिर निर्भर करता है पीठासीन अधिकारी पर कि वो प्रस्ताव को स्वीकार कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अगर स्वीकार नहीं किया तब तो बात खत्म, कुछ नहीं होने वाला है। प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तो क्या होगा, अब समझो। प्रस्ताव को यदि स्वीकार कर लिया तो उस सदन के द्वारा एक जांच समिति का गठन होगा। अभी भी सदन चुप नहीं बैठेगा, जज इतनी आसानी से हटने वाले नहीं है, समझे आप। सदन एक जांच समिति का गठन करेगा और उस जांच समिति में न्यायाधीश ही होने वाले हैं, मतलब जज ही जज की इंक्वायरी करने वाले हैं, संसद सदस्य कुछ नहीं करेंगे। तो इस जांच समिति में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस होते हैं और ये जांच समिति उस जज के ऊपर लगे हुए आरोप जो है कि भाई इन्होंने कदाचार किया है, जो भी किया है सच है कि नहीं है, तो वो जांच करेगी। अब जांच समिति जांच करेगी और जांच करने के बाद रिपोर्ट देगी। क्या होगी रिपोर्ट? या तो जज ने ऐसा किया है या नहीं किया है। तो अगर मान लीजिए कि जज ने ऐसा किया है, जांच समिति को लगता है कि हाँ जज दोषी है, गलत किया है, तो वो बोल देगी हटा दो, नहीं तो मना कर देगी, नहीं हटाना, कुछ भी नहीं किया ऐसा, सारे आरोप निराधार हैं, राजनीतिक दबाव से या राजनीतिक जो है उससे प्रेरित है। हो सकता है ना, कई बार आपको पता है कि लोग राजनीतिक रूप से भी किसी पर आरोप लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं है, हटाइए मत। फिर भी सदन पर निर्भर करता है कि वो उसकी रिपोर्ट को स्वीकार करे कि नहीं करे। अब यहां क्या होगा, अगर सदन ने एक्सेप्ट कर लिया, जांच समिति ने दोषी पाया, अब होगा मतदान। क्या होगा? उस सदन में, हाउस में, लोकसभा राज्यसभा जो भी है, वोटिंग होगी और वोटिंग से पास करना पड़ेगा, और पास करना पड़ेगा विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत का मतलब समझ लेना, जितने सदस्य वोट दे रहे हैं उस सदन में उनका 2/3 और उस सदन की जो कुल सदस्य संख्या है उसका कम से कम आधा। इस बहुमत से प्रस्ताव को पास करना पड़ेगा। उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 और उस सदन की सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का आधे से ज्यादा, मतलब लोकसभा में कम से कम 272 लोग तैयार हो, राज्यसभा में कम से कम 123 लोग मान जाएं, तो फिर देखा जाएगा 2/3। आ गया समझ में? अब एक सदन ने पास कर दिया, लोकसभा ने पास किया, तो राज्यसभा के पास
राज्यसभा ने पास किया तो लोकसभा के पास जाएगा, और दूसरे सदन में भी इस बहुमत से पास करना पड़ेगा। दूसरा सदन भी इसी बहुमत से इस प्रस्ताव को पास कर देगा, और नहीं करेगा ना तो खत्म। देखो, जो भी अटका तो वही खत्म। जैसे ही दोनों सदनों ने पारित कर दिया, संसद के दोनों सदन एग्री हैं कि हाँ जज ने गड़बड़ की है, हटा दो, तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। यहाँ कोई वीटो पावर नहीं होता है, राष्ट्रपति को साइन करना पड़ेगा। राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे और संबंधित जज को टाटा बाय बाय बोल दिया जाएगा। ठीक है। अब आपने देखा, जिस प्रक्रिया को सिर्फ समझाने के लिए इतना समय लग गया, सोचो इतनी आसानी से समझ में नहीं आती, पल्ले नहीं पड़ती जो प्रक्रिया, वो करना कितना मुश्किल होगा। इसीलिए आज तक भारत में कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज हटाया नहीं जा सका है। ये प्रक्रिया आज तक कई जजों पर शुरू तो हुई, ऐसा नहीं कि शुरू नहीं हुई, शुरू हुई, पूरी नहीं हो पाई। मतलब ये एक प्रकार से असंभव सा काम है भाई। आप किसी जज को हटाने की प्रक्रिया शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन पूरी करना मतलब इट्स जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो हटा ही नहीं आज तक कोई भी जज। ठीक है। अब मैंने आपसे क्या बोला, इस प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, सीएजी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त, इन सब के लिए इस प्रक्रिया को मतलब समझ लो, रट्टा तो नहीं मारना, 1 इंच भी इधर उधर नहीं हुआ, सब वैसे ही, सबके लिए वही है। अंतर सिर्फ ये आएगा, नाम बदल जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की जगह सीएजी आएगा, सीएजी की जगह हाई कोर्ट हो जाएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो जाएगा। प्रक्रिया में रत्ती भर भी अंतर नहीं है। समझे? अब आपको समझ में आएगा कि क्यों सुप्रीम कोर्ट इतना टशन में रहता है, क्यों सुप्रीम कोर्ट के जज जो है सरकार की परवाही नहीं करते, है ना? क्यों सुप्रीम कोर्ट के जज सरकार से डरते नहीं है, क्यों सुप्रीम कोर्ट के जज सरकार के खिलाफ भी फैसला सुना देते हैं, सरकार के अगेंस्ट भी बातें करते हैं, सरकार को फटकार लगा देते हैं। सरकार को डांटने की हिम्मत किसी की है क्या? तो सुप्रीम कोर्ट इसीलिए ऐसा कर पाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों को पता है कि सरकार उनका कुछ छो नहीं बिगाड़ सकती। चलो, तो इस तरीके से ये मैंने आपको हटाने की बात बता दी। और कुछ चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में पता होनी चाहिए। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 126 में जो है, तदर्थ न्यायाधीश अनुच्छेद 127 एक, एडहॉक जजेस, सेवानिवृत्त न्यायाधीश रिटायर्ड जजेस 128 में, ये भी समझ लो। अब सुप्रीम कोर्ट में मैंने आपको बताया है कि जज कम है, भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, मामले बहुत ज्यादा आते हैं इनके पास, तो सुप्रीम कोर्ट में कभी कभी ये चीजें भी आपको पढ़नी पड़ेगी। तदर्थ कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का मतलब क्या है? देखो, जैसे भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनका पद हो गया खाली। खाली मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर मृत्यु हो गई हो, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने पद से इस्तीफा दे दिया हो, परमानेंटली अनुपस्थित हो, कुछ भी हो, तो अगर पद खाली है और नए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पता है कि समय लगता है, प्रक्रिया पूरी कॉलेजियम सिस्टम से आती है, टाइम लगता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के किसी वरिष्ठ न्यायाधीश को कुछ समय के लिए मुख्य न्यायाधीश बना सकते हैं। समझ गए? और ऐसे मुख्य न्यायाधीश को बोलेंगे एक्टिंग चीफ जस्टिस। क्या बोलेंगे? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। जैसे उपराष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं, पता है हमको, वैसा ही मामला है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की तरह काम करेंगे वो न्यायाधीश जिनको हम कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बोल रहे हैं। कब तक करेंगे? हमेशा नहीं। कार्यकारी कभी भी परमानेंट नहीं होता है, स्थायी नहीं होता है। तो जैसे ही नए मुख्य न्यायाधीश आ जाएंगे, ये चले जाएंगे, वापस काम शुरू हो जाएगा। ठीक? तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कोई दिक्कत, कोई डाउट? क्लियर? अब अगला है तदर्थ न्यायाधीश। अगर मान लो कि सुप्रीम कोर्ट में कभी जो है कोरम कम हो, जजों की संख्या कम हो, काम ज्यादा हो, अब अचानक से नए नए जज तो आ नहीं सकते, तो भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की अनुमति, परमिशन से भारत के मुख्य न्यायाधीश किसी हाई कोर्ट के जज को, है ना, हाई कोर्ट का, किसी उच्च न्यायालय का ऐसा न्यायाधीश
जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो उनको कुछ समय के लिए हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में बुला सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। ऐसे समय में कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर काम करेगा, उसको वही सब मिलेगा जो सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलता है, वही वेतन भत्ता विशेषाधिकार सब कुछ। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कर सकते हैं, करता कौन है? मुख्य न्यायाधीश, परंतु राष्ट्रपति की सलाह पर अनुमति उसके बिना नहीं कर सकते, और इस मामले में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी पूछना पड़ता है, सलाह परामर्श करना पड़ता है, तो ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, अगला सेवानिवृत्त न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सलाह से, अनुमति से किसी रिटायर्ड जज को, ठीक है, ऐसा कोई जज जो रिटायर हो चुका है उसको सुप्रीम कोर्ट में कुछ समय के लिए वापस काम करने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश बोलते हैं उनको। चलो, तो इस तरीके से ये हो गया कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। अब हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता, जो हम लोग कह रहे थे ना, सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है, बिना डर के, बिना घबराए, बिना टेंशन के काम कर सकता है। तो संविधान ने सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के कि ये फ्री होके काम कर सके कुछ प्रावधान किए हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, मैंने आपको एक दिन कहा था कोई भी इंसान गलत काम दो ही कारणों से करता है, भय और लालच। अगर डर नहीं रहेगा, लालच नहीं रहेगा, तो इंसान के गलत काम करने के चांसेस बहुत कम है ना। या तो इंसान लालच के तहत करेगा, कुछ मिल रहा हो उसको, कुछ फायदा हो रहा हो, या उस इंसान को डर लग रहा हो कि नहीं तुम उसका कुछ बिगाड़ दोगे। अब अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जजों को भय से मुक्त कर दें, किसी तरह के लालच से मुक्त कर दें, तो वो गलत काम नहीं करेंगे। समझ रहे हो? अब देखो यहां क्या क्या प्रावधान है। नियुक्ति का तरीका मैंने आपको बताया कैसे होता है, कोलेजियम सिस्टम। तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को सरकार नियुक्त नहीं कर सकती, तो सरकार नियुक्त नहीं करेगी तो सरकार के लिए काम क्यों करेगा? समझ रहे हो? फिर कार्यकाल की सुरक्षा, आप इनको हटा सकते हो? कभी भी नहीं हटा सकते। जब तक संसद से पारित नहीं करवाओगे, जो कि आज तक हुआ ही नहीं, तब तक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा नहीं सकते, तो डर नहीं लगेगा। तुम उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, उन्हें पता है ये बात। निश्चित सेवा शर्तें, एक बार नियुक्ति के बाद किसी जज की सेवा शर्तों में किसी भी प्रकार का गलत अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। संचित निधि, जितना भी खर्चा होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो सारा भारत की संचित निधि पर भारित है। एक पेन भी जो सुप्रीम कोर्ट में यूज करते ना जजेस या उनका स्टाफ, कर्मचारी, उसका खर्चा तक संचित निधि पर भारित होता है, तो चिंता की कोई बात नहीं। न्यायाधीशों के आचरण पर बहस से रोक, न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं कर सकते संसद में। हाँ, हटाने का मामला हो तो अलग बात है किसी जज को, बाकी न्यायपालिका के आचरण पर, न्यायाधीश के आचरण पर संसद में बहस नहीं हो सकती। तो इस तरीके से ये कुछ प्रावधान जो मैंने आपको बताए हैं, ये करते हैं भारत में न्यायपालिका के जजों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? दिक्कत तो है, लाइक नहीं कर रहे हो ना आप। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है कि भाई जब इतनी मेहनत से एक एक चीज समझा रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, फिर एक छोटा सा काम नहीं कर सकते क्या हम? क्या हम थैंक यू नहीं बोल सकते? थैंक यू बोलने का ये बढ़िया तरीका है। आप मुझे सामने से तो थैंक यू नहीं बोल सकते, आप वहां बैठे अपने घर पर या कहीं भी, मैं यहाँ खड़ा हूं, लेकिन एक छोटा सा लाइक आपका ये बताता है, ये जताता है कि आपको अच्छा लगा और आप इस चीज के लिए हमें थैंक यू बोल रहे हैं। ठीक है, चलो ये सारी प्रावधान आपको समझ में आ गए हो। तो अब हम आते हैं मेन मुद्दे की बात पर, और मेन मुद्दे की बात यह है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां क्या है ना। अब थोड़ा सा शक्तियों पर बात करते हैं, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी अदालत है, शीर्ष न्यायालय है, अदालत है, तो आपको जानना में जिज्ञासा होगी, उत्सुकता होगी कि भाई क्या क्या शक्तियां हैं। तो बहुत सारी शक्तियां हैं। सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार, मतलब वही उनकी शक्तियां, इसको इंग्लिश में जुरिस्डिक्शन कहते हैं। क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास इंडिया में? मूल क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, पुनर्विलोकनकारी क्षेत्राधिकार, रिट क्षेत्राधिकार।
इंग्लिश में बोलूं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अपेलेट जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन एंड रिट जुरिस्डिक्शन। इस तरीके से भारत के सुप्रीम कोर्ट को इतनी सारी शक्तियां हैं जो एक एक करके अब समझने का समय आ गया है। सबसे पहले मूल क्षेत्राधिकार, इसका मतलब होता है वे मामले जो भारत में सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और केवल मात्र सुप्रीम कोर्ट ही उन पर सुनवाई कर सकता है। क्या आपको पता है भारत में 25 हाई कोर्ट है ना, 25 हाई कोर्ट, 25 तो उच्च न्यायालय हैं। इसके अलावा आपके अलग अलग जिलों में एक एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है। हजारों से हमारे यहाँ आपने देखा बहुत सारे कोर्ट से टोटल मिला के, तो कोई भी नहीं सुन सकता। ये मामले सिर्फ भारत का सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है, कोई हाई कोर्ट नहीं सुन सकता, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं सुन सकता, कोई निचली अदालत नहीं सुन सकती, कोई नहीं सुन सकता। तो इस तरीके के मामलों को जिन पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकता है, फैसला दे सकता है, किसी की ताकत नहीं कि वो उन मामलों पर फैसला सुनाए, ये मामले आते हैं उसके मूल क्षेत्राधिकार। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब जरा देखें कौन कौन से मामले हैं ऐसे मामले जो सीधे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुने जाते हैं, और बल्कि केवल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और कोई नहीं। ठीक है, एको हम द्वितीयो नास्ति वाली बात है कि एक मैं ही हूं, इसमें और कोई तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। इसमें आते हैं भारत सरकार मतलब केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवाद, मतलब भारत सरकार का किसी एक या एक से ज्यादा राज्यों के साथ कोई विवाद हो जाए, वो वाले मामले, दो या दो से ज्यादा राज्यों के बीच में कोई विवाद हो जाए, वो मामले, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में कोई विवाद हो गया, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। उत्तर प्रदेश गुजरात और दूसरी तरफ राजस्थान महाराष्ट्र, इनके बीच विवाद हो गया, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, है ना। या भारत में मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश राजस्थान को परेशान हो रही है भारत सरकार से किसी मामले को लेकर, वो उनको लग रहा है कि भारत सरकार संविधान के विपरीत जाके गलत कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। समझ में आया? नदी घाटी विवाद इसमें नहीं आता। एक बात समझ लेना, कोई सा भी विवाद आ जाएगा राज्यों का, सिर्फ पानी वाला नहीं आएगा, नदी वाला, जल बंटवारे का मामला इसमें नहीं आता। इसके लिए अनुच्छेद 262 मिलेगा आपको। संविधान का अनुच्छेद 262 ये कहता है कि अगर भारत में राज्यों के बीच में नदी के किसी के पानी को लेकर कोई बंटवारे को लेकर लड़ाई हो जाए, विवाद हो जाए, तो उस मामले में एक ट्रिब्यूनल का गठन होगा। ठीक है, एक अधिकरण होगा और वो अधिकरण उस मामले में सुनवाई करेगा, ट्रिब्यूनल करेगा, जो भारत सरकार के द्वारा गठित किया जाएगा। इसमें कोर्ट का मामला नहीं है। ठीक है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स इसके अंतर्गत नहीं आते, बाकी सब आता है। जैसे आपने सुना कावेरी नदी को लेकर केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में और पुदुचेरी के बीच में विवाद है, ये कोर्ट में नहीं जाएगा, ये पहले ट्रिब्यूनल में जाएगा। हाँ, उसके ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ तुम कोर्ट जा सकते हो, ये समझ लेना। ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम नहीं होता। अगर किसी राज्य को अधिकरण या ट्रिब्यूनल का फैसला नहीं मानना तो वो कोर्ट में जा सकता है, पर पहले मामला वहां नहीं जाएगा। आ रहा है समझ में? ये चीज फिक्स कर लो। इसके अलावा और भी कुछ मामले हैं जो मैं आपको बता दूं, जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़ा हुआ कोई विवाद हो जाए तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़ा हुआ मामला भी सुप्रीम कोर्ट ही सुनता है और कोई न्यायपालिका, कोई अदालत नहीं सुनती है। ठीक, आ रहा है समझ में? क्लियर? चलो, इसके बाद अपीलीय क्षेत्राधिकार, मतलब ऐसे मामले जो सुप्रीम कोर्ट में अपील के द्वारा, मतलब अपील की जाती है। आप हाई कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का आपको अधिकार है। आप किसी भी मामले में, दीवानी मामले में, फौजदारी मामले में,
संवैधानिक मामले में हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। या स्पेशल पिटिशन भी होती है, आप विशेष याचिका सुप्रीम कोर्ट की परमिशन से वहां पर याचिका दाखिल कर सकते हैं। तो एक ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय के खिलाफ अपील सुनता है, ठीक है, वो उसके फैसले को पलट भी सकता है, जारी रख सकता है, जो चाहे करे, पर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को अपीली क्षेत्राधिकार दिया गया है। चलो अगला, सलाहकारी। अनुच्छेद 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति यदि किसी लोक महत्व के मामले पर, कानून या विधि संबंधी कोई मामले पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगते हैं तो वो देता है। अब ये चीज आपको ध्यान रखना है कि भारत के राष्ट्रपति सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, कोई और कोर्ट से नहीं मांग सकते, ठीक है। राष्ट्रपति हाई कोर्ट से किसी मामले पर सलाह नहीं मांग सकते, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से मांग सकते हैं। अनुच्छेद 143 143 इसको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कहते हैं। अब एक क्वेश्चन यहां पर आपके सामने ये आएगा कि भारत के राष्ट्रपति जो सलाह मांगे सुप्रीम कोर्ट से, क्या वो सुप्रीम कोर्ट को देना जरूरी है कि खाली बस हाँ या उनकी इच्छा हो तो देना तो ना दे? और दूसरा, क्या राष्ट्रपति को उस सलाह को मानना जरूरी है फिर कि सुप्रीम कोर्ट ने दे दी तो मानना ही पड़ेगी? दोनों समझ लो। अब हम बात करते हैं सलाह को देना और सलाह को मानना, दोनों को समझ ले। क्या सलाह देना जरूरी है सुप्रीम कोर्ट के लिए या राष्ट्रपति के लिए? क्या सलाह को मानना जरूरी है? दोनों समझा देता हूं, अच्छे से समझ लो। यहां दो तरह के मामले होते हैं, दो तरह के मामले। पहला मामला वो जो संविधान लागू होने के पहले का हो, मतलब सलाह ऐसे मामले पर मांगी गई हो जो भारत का संविधान लागू होने से पहले का हो, मतलब 1950 के पहले का कोई हो, उस पर सलाह मांगी गई हो। और दूसरा संविधान लागू होने के बाद का मामला हो, जैसे 2022 का, 2024 का, 1970 का, 1980 का। समझ गए? दो तरह के मामले हैं, एक संविधान लागू होने के पहले के मामले पर सलाह मांगी और दूसरा संविधान लागू होने के बाद किसी मामले पर सलाह मांगी। इन दोनों ही सलाह में अगर संविधान लागू होने के पहले के मामले पर सलाह मांगी गई है तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने से मना नहीं कर सकता। समझे? संविधान के लागू होने के पहले के मामले पर सलाह मांगी जाए राष्ट्रपति द्वारा तो सुप्रीम कोर्ट को सलाह देनी पड़ेगी, मना नहीं कर सकता। संविधान लागू होने के बाद किसी मामले पर सलाह मांगी गई है तो सुप्रीम कोर्ट मना कर सकता है। ठीक आ रहा है समझ में? मतलब एक मामले में सुप्रीम कोर्ट को सलाह देना जरूरी है और दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट सलाह देने से मना कर सकता है। दोनों ही मामले में राष्ट्रपति सलाह मानने से मना कर सकते हैं, मतलब चाहे वो पहले का हो कि बाद का, भारत के राष्ट्रपति पर सलाह को मानना बाध्यकारी नहीं है। उनकी इच्छा हो तो सुप्रीम कोर्ट की उस सलाह को माने, नहीं हो तो नहीं माने। आगे समझ में? मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आ रहा है समझ में? मैंने आपको एक एक चीज क्लियर कर दी, कहां देना जरूरी है सलाह, कहां नहीं, और मानने के मामले में तो दोनों में ही जरूरी नहीं है। कमेंट कर दो थोड़ा, कमेंट करो, थोड़ा सा बताओ कि चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है। यहां आए हैं तो देव दर्शन के लिए तो नहीं आए हैं, समझने आए हैं, पढ़ने आए हैं। समझ में आया कि नहीं आया ये भी बताओ। चलो, ये हो गया सुप्रीम कोर्ट का सलाहकारी क्षेत्राधिकार। एक है पुनर्विलोकनकारी। एक बहुत छोटी सी चीज है जो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, क्लियर नहीं है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो आपको एक बात बता दूं कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट जो है उसको रिव्यू करने का पावर है। और कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर
सुप्रीम कोर्ट को जो रिव्यू करने का पावर है वो अनुच्छेद 13 में है कि अनुच्छेद 137 में है? तो रिव्यू करने का पावर कहां है, या दोनों में है? तो दोनों में अंतर क्या है? तो पहले समझ लो, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 13 के तहत भी रिव्यू करता है और 137 के तहत भी रिव्यू करता है। दोनों पावर है उसकी रिव्यू करने की, दोनों में पुनर्विलोकन है। पर अंतर क्या है? अनुच्छेद 13 के तहत जो रिव्यू करता है वो किसी कानून का रिव्यू करेगा, कानून का, किसी आदेश का जो कि पारित किया गया है उसका रिव्यू करता है, जिसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। ये रिव्यू की पावर है, ये भी रिव्यू की पावर है। पर 137 में सुप्रीम कोर्ट किसी कानून का रिव्यू नहीं करता, अपने फैसले का ही रिव्यू करता है। एक फैसला जो उसने पहले दे दिया हो उसी फैसले को दोबारा सुनना। जैसे हम लोग बोलते ना, हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कहां जाए? सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं पसंद आया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है, अग्री नहीं करते, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कौन सुनेगा? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ही सुनता है। रिव्यू पिटीशन होती है कि मिलॉर्ड सुप्रीम कोर्ट, हमें आपका फैसला नहीं अच्छा लगा, सहमत नहीं है हम लोग, हम चाहते हैं कि आप फिर से सुनाएं फैसला, रिव्यू करें इसको। तो अपने ही फैसले को, अपने ही दिए गए निर्णय को सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार कर सकता है अनुच्छेद 137 के तहत। और क्या आपको पता है ये पावर हाई कोर्ट के पास नहीं है? अपने ही फैसले को पलटने की, बदलने की। भारत में सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं पलट सकता, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पलट सकता है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को पलट सकता है, बदल सकता है। ठीक, आ गया समझ में? तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन, पुनर्विलोकन क्षेत्राधिकार, कि वो अपने ही फैसले को फिर से रिव्यू कर सकता है और अपने फैसले को पलट सकता है, बदल सकता है, फलाना फलाना जो भी है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट का रिट क्षेत्राधिकार। भाई अनुच्छेद 32 तो पढ़े होंगे आप लोग। 32 के तहत मौलिक अधिकार के उल्लंघन, हनन, वायोलेशन के मामले में हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सीधे। तो सुप्रीम कोर्ट हमारी मदद कैसे करता है? 5 प्रकार की आदेश जारी करता है जिनको हम लोग रिट कहते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रच्छा, जानते हो ना? हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्श्योररी, क्यो वारंटो, ये 5 रिट जारी करता है। तो सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार भी है। लेकिन आपको पता है सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के मामले में ही रिट जारी कर सकता है, किसी अन्य अधिकार के मामले में नहीं। जबकि हाई कोर्ट मूल अधिकार के साथ साथ किसी भी अन्य अधिकार के हनन के मामले में रिट जारी कर सकता है। यहां तक समझ में आया? यहां तक क्लियर? चले आगे बढ़े। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा आपको, इतना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो ये हो गए सुप्रीम कोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय भी होता है। अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑन रिकॉर्ड। कई सारे बच्चों को यह समझ में नहीं आता कि सर अभिलेख न्यायालय लिखा हुआ मिलता है, इसका क्या मतलब है? इसका भी मतलब समझ लो। कोर्ट ऑन रिकॉर्ड का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट को 2 शक्तियां हैं। पहली, इसके जितने फैसले हैं, जो भी निर्णय इसने सुना दिए, वो निर्णय भारत में साक्ष्य के तौर पर, सबूत के तौर पर रखे जाते हैं। और दूसरे न्यायालयों में उनका आप रेफरेंस ले सकते हो कि फलाना केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था, इसी तरह का केस था, तो फिर वो वैसा ही फैसला दूसरे कोर्ट को देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो ये। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट अपने कंटेम्प्ट के लिए, अवमानना के लिए आपको दंड दे सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए दंड देने का मतलब यह है कि अगर आपने सुप्रीम कोर्ट की शान में गुस्ताखी की, शान में गुस्ताखी समझते हो? शान में गुस्ताखी का मतलब है कि आपने सुप्रीम कोर्ट की बुराई कर दी, सार्वजनिक रूप से उसके फैसले को मानने से इनकार कर दिया, उसके फैसले की आलोचना कर दी, हम नहीं मानते, कौन सुप्रीम कोर्ट, ये कहां से आया, ठीक है, हम पे लागू नहीं होता, कुछ भी आपने ऐसा किया,
तो इसको न्यायालय की अवमानना माना जाता है, कंटेम्प्ट माना जाता है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट आपको दंड दे सकता है, सजा दे सकता है। ठीक है, इस तरीके की शक्तियां का मतलब अभिलेख न्यायालय, और आपको पता है इस तरह की शक्तियां हाईकोर्ट भी रखता है, वो भी आपको अपने कंटेम्प्ट के लिए दंड दे सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास भी होती है शक्ति, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आपको दंड दे सकता है कंटेम्प्ट के लिए, अवमानना के लिए। ये इसलिए ताकि न्यायपालिका की जो डिग्निटी है ना वो मेंटेन रहे। अभी जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग भगवान का कितना आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, कई लोग बहुत ज्यादा श्रद्धा भक्ति से ओतप्रोत है। हो सकता है कुछ लोग भगवान को नहीं मानते, नास्तिक प्रवृत्ति क्यों, या भगवान से उनको भी लेना देना नहीं, लेकिन भगवान को जो लोग मानते हैं आपने देखा होगा ना कि वो कितना उनको जो है प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति भगवान को गाली दे तो उनको बुरा लगता है, वो गाली नहीं देने देते, बुरा शब्द नहीं बोलने देंगे। कोई व्यक्ति भगवान का अपमान कर रहा है, कोई व्यक्ति भगवान के मंदिर में जाके मूर्ति को कुछ नुकसान पहुंचा रहा है, प्रतिमा को तोड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, या आप हिंदू नहीं है मुस्लिम है और इस्लाम धर्म को मानते हैं, कोई अल्लाह के बारे में बुरा बोल रहा है, कोई जो है मस्जिद में जाके तोड़फोड़ कर रहा है, कुछ भी ऐसी चीज कर रहा है, तो उनको बुरा लगता है कि नहीं लगता है? ये क्यों करते हैं हम लोग? कभी सोचा आपने कि लोग धर्म के मामले में इतना प्रोटेक्टिव क्यों होते हैं, इतना जो है गुस्सा क्यों करते हैं? क्योंकि वो उस चीज के सम्मान को, उसके रेस्पेक्ट को बनाए रखना चाहते हैं। आप सोचो कि अगर कोई आस्था से जुड़ा हुआ मामला है और उस पर कोई हमला करता है तो उससे अपमान होता है ना, तो फिर उससे रिस्पेक्ट कम होगी। क्लियर? चलो, तो ये हो गया भारत में सुप्रीम कोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार, है ना। रिट क्षेत्राधिकार भी हमने समझ लिया, और इसके साथ ही जो है सुप्रीम कोर्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा हाई कोर्ट के बारे में बता दूं, फिर हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो भारत में जैसे एक सर्वोच्च न्यायालय है, वैसे ही अलग अलग राज्यों के लिए हमारे हाई कोर्ट्स भी होते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट देश का शीर्ष न्यायालय है, अदालत है, वैसे ही राज्य की, स्टेट की टॉप जो कोर्ट होती है, अदालत होती है, वो हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट भारत में आपको कहां मिलेगा? भारत के संविधान के भाग 6 में, जिसको राज्य कहते हैं, ठीक है, स्टेट के नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद 214 से 231 में कहां मिलेंगे प्रावधान? 214 से 231 में मिलेंगे आपको। और ये शुरुआत कहां से हुई? सबसे पहले भारत में आपने देखो मौर्य काल में, वैदिक काल में, मुगल काल में तो कोई हाई कोर्ट थे नहीं। सबसे पहले भारत में हाई कोर्ट आए 1862 में, अंग्रेजों के काल। 3 हाई कोर्ट आप सभी को पता है, कोलकाता हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट और चेन्नई हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट जिसको आप कहते हैं, मद्रास हाई कोर्ट। तो ये 3 उच्च न्यायालय भारत में सबसे पहले आए और यहां से हाई कोर्ट की शुरुआत हुई। यहां से भारत में उच्च न्यायालयों का इतिहास शुरू होता है। 3 हाई कोर्ट थे। फिर 1966 में इलाहाबाद हाई कोर्ट आया, जो आपका प्रयागराज है ना आजकल, इलाहाबाद हाई कोर्ट जिसको कहते हैं, वो आया, चौथा हाई कोर्ट। फिर अलग अलग राज्य में भी आए, फिर तो बढ़ते चले गए, और वर्तमान में भारत में कुल 25 हाई कोर्ट है। हो सकता है कि यहां आपको एक चीज थोड़ी सी अजीब सी लगे, अटपटी सी लगे, सर राज्य तो है 28, हाई कोर्ट 25, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ राज्यों के अपने हाई कोर्ट नहीं है। एग्जाम्पल गोवा। गोवा भारत में एक राज्य है पर इसका हाई कोर्ट नहीं है। गोवा आपको पता है मुंबई उच्च न्यायालय में पड़ता है, ठीक है, मुंबई का हाई कोर्ट ही गोवा के ऊपर भी अधिकार रखता है। नागालैंड का अपना कोई हाई कोर्ट नहीं है, अरुणाचल प्रदेश का अपना कोई हाई कोर्ट नहीं है। क्या आपको पता है ये गुवाहाटी हाई कोर्ट में आते हैं? तो गोवा मतलब असम हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट। चंडीगढ़ और पंजाब का भी एक ही हाई कोर्ट है, मतलब हरियाणा और पंजाब का एक ही हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ में कॉमन, दोनों का अलग अलग नहीं है। तो इस तरीके से भारत में कुल 25 जो है हाई कोर्ट आपको मिल जाएंगे। लेटेस्ट जो आया था 25वां, वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, ठीक है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। आपको पता है कि पहले तेलंगाना में था तो 2 अलग हो गए,
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक थे। हैदराबाद में आपको पता है कि हाई कोर्ट था, बाद में तेलंगाना अलग हो गया, तो हैदराबाद तेलंगाना के लिए हो गया, तो आंध्र प्रदेश का अलग हाई कोर्ट बनाना पड़ गया। तो भारत में 25 ये है। और नियुक्ति कैसे होती है? देखो भाई, नियुक्ति भारत में होती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। चाहे हाई कोर्ट राज्य का मामला है, पर कहीं कोई गड़बड़ अपने दिमाग में मत फिट कर लेना, कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। समझ में आया? नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और वही मामला कैसे करते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर प्लस सुप्रीम कोर्ट के 2 अन्य न्यायाधीश प्लस संबंधित राज्य के राज्यपाल, इतने लोगों की सहमति के बाद किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। ठीक है, जैसे आपके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी हो तो भारत के राष्ट्रपति करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, इसमें भी कोलेजियम सिस्टम चलता है, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपने 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश से सलाह करके, उस राज्य के राज्यपाल से सलाह करके, राज्यपाल भी होता है, तब जाके किसी हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होता है। समझ गए? और अगर किसी राज्य के उच्च न्यायालय के कोई अन्य न्यायाधीश की, हाई कोर्ट का कोई और जज है, तो उसकी नियुक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय जब कि उसमें मुख्य न्यायाधीश की और इनकी सलाह पर होगी, तो उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हो जाएगा। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश उस राज्य का, उससे भी परामर्श करना पड़ेगा। ठीक है, अगर उसके हाई कोर्ट में नियुक्ति कर रहे हो तो उससे तो पूछना पड़ेगा ना। तो ये नियुक्ति मैंने आपको बता दी। क्या योग्यता होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो। ध्यान रखना, ये कॉमन है, भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 सालों तक भारत में जज के तौर पर काम कर चुका हो, न्यायाधीश के तौर पर 10 सालों का कम से कम अनुभव हो। आमतौर पर डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं, जिनको 10 साल या उससे ज्यादा का अनुभव होता है, उनको हाईकोर्ट जज बनाते हैं। या आपने जज के तौर पर काम नहीं किया तो 10 या उससे ज्यादा सालों तक हाईकोर्ट में वकालत की हो। ये सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट दोनों में कॉमन है। ठीक है, 10 साल या उससे ज्यादा अगर आपने वकालत की हो तो आपको जज बनाया जा सकता है। परंतु एक योग्यता आपको याद होगी जो मैंने आपको बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, कि राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति करते, तो एक और होता है राष्ट्रपति की राय में, नजर में, विधि का जानकार होना, वो यहां नहीं है ना। ऐसी कोई योग्यता आपको यहां नहीं मिलेगी। पदावधि होती है पद ग्रहण करने की वहां से 62 वर्ष। ठीक है, 62 वर्ष की आयु, सुप्रीम कोर्ट में 65, हाई कोर्ट के जज 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं, फिर वो रिटायर हो जाएंगे। हटाएगा कौन? तो हटाते हैं राष्ट्रपति। ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के जज को भी राष्ट्रपति हटाते हैं और हाई कोर्ट के जजेस को भी राष्ट्रपति हटाते हैं। कोई डिफरेंस नहीं, कोई अंतर नहीं। शपथ लेकिन कौन दिलाता जानते हो? सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। हाई कोर्ट के जज को शपथ राष्ट्रपति नहीं दिलाते, राज्यपाल दिलाते। क्या होता है ना कि इतने सारे प्रावधान एक जैसे ना, कंफ्यूजन होता है। शपथ कोई दिला रहा है, नियुक्त कोई और कर रहा है, हटा कोई रहा है। नियुक्त राष्ट्रपति कर रहे हैं, हटा राष्ट्रपति रहे, शपथ राज्यपाल दिला रहा है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा क्लियर कर लेना है कि यहाँ पे आपको गड़बड़ ना हो। शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, इनके लिए नियुक्ति और हटाने का काम राष्ट्रपति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मामले में सारा काम राष्ट्रपति करते हैं, नियुक्त करना, शपथ दिलाना, हटाना, सब राष्ट्रपति। और हटाने का तरीका वही है जो मैंने आपको बताया था ना, याद करो थोड़ी देर पहले, संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करो तो हटा सकते हैं राष्ट्रपति, वरना नहीं हटा सकते। ठीक, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश वगैरह वैसे ही जो मैंने आपको बताया। अगर किसी हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश को कुछ हो जाए तो राष्ट्रपति किसी अन्य या अदर जज को वहां पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं अनुच्छेद 223 के तहत। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति किसी और जज को जो हाईकोर्ट जज होने की योग्यता रखता है उसको कुछ समय के लिए हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त कर सकते हैं। कार्यकारी न्यायाधीश, अगर हाईकोर्ट में जजों की संख्या कम पड़ रही है तो किसी जज की जगह पर किसी और अन्य जज को
कार्यकारी न्यायाधीश के तौर पर राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं हाईकोर्ट में। सेवानिवृत्त न्यायाधीश, वही रिटायर्ड जज को कुछ समय के लिए नियुक्त करना। स्वतंत्रता वैसी ही है, जो सुप्रीम कोर्ट के मामले में हमने स्वतंत्रताएं देखी, सारी स्वतंत्रताएं आपको हाई कोर्ट के मामले में भी मिल जाएगी। आ रहा है समझ में? सब वैसा का वैसे ही। नियुक्ति का तरीका, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं, कोलिजन सिस्टम से नियुक्ति होती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों का पैनल बनता है। कार्यकाल की सुरक्षा, 62 साल से पहले हटा नहीं सकते। 62 साल से पहले हटाना हो तो संसद के दोनों सदनों से पारित करना पड़ेगा प्रस्ताव, विशेष बहुमत से। सेवा शर्तें निश्चित रहेंगी। संचित निधि से व्यय। हाईकोर्ट के मामले में एक बात ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन, भत्ते, पेंशन सब कुछ भारत की संचित निधि पर भारित होता है। पर हाईकोर्ट के मामले में क्या है, हाईकोर्ट के जज के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, परंतु पेंशन, हाईकोर्ट जज की पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होती है। ये पॉइंट बहुत बच्चों को पता है, नहीं पता हो तो ध्यान रखना। सैलरी कौन देगा हाईकोर्ट जजों को? वेतन कौन देगा? राज्य। भत्ता कौन देगा? राज्य। पेंशन कौन देगा रिटायर होने के बाद? भारत सरकार। पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होती है तो भारत सरकार की तरफ से आती है। आचरण पर बहस नहीं कर सकते, सेवानिवृत्ति के बाद वकालत नहीं कर सकते, ये सारी। ये रहे हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार। जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास एक विशेष अधिकार था ना, मैंने आपको बताया, मूल क्षेत्राधिकार। ऐसे मामले जो सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई नहीं सुन सकता, वो यहां नहीं है। ऐसा तो कोई मामला नहीं है कि जो भारत में सिर्फ हाई कोर्ट सुन सके। सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है अभी तो ऊपर, है ना। ऐसा कोई मामला नहीं है जो भारत में सुप्रीम कोर्ट जो है वो नहीं सुन सके, सिर्फ हाई कोर्ट सुन सके, ऐसा हो नहीं सकता। तो सुप्रीम हाई कोर्ट के मामले में मूल क्षेत्राधिकार तो होता ही नहीं है, समझ गए। हाई कोर्ट के मामले में ऐसा कोई अधिकार नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट में था। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जरूर है, प्रारंभिक, अपीलीय, रिट, अभिलेख, न्यायिक समीक्षा। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब है ऐसे मामले जो सीधे हाई कोर्ट में जाएंगे, मतलब ये मामले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाएंगे, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो है उनमें भी नहीं जाएंगे, अधीनस्थ न्यायालय में नहीं जाएंगे। ऐसे मामले जो सीधे हाईकोर्ट में, जैसे संविधान की व्याख्या से जुड़ा मामला, ये सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ही सुन सकता है तो सीधे हाईकोर्ट जाएगा। या संसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन से जुड़े हुए मामले हाईकोर्ट में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे मामले जिनमें हम सीधे हाईकोर्ट जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जाते, वो हाईकोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं, जो मैंने आपको बताया। कौन कौन से? संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन से जुड़ा मामला, संविधान की किसी व्याख्या से जुड़ा हुआ मामला, अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसके तहत निचली अदालत जैसे जिला अदालत, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। यदि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हो तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो, ठीक है। अब एक बात यहां पर ध्यान रखना, जैसे जिला अदालत जिसको आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हो ना, जिला न्यायालय, वो किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे सकता है क्या? फांसी दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास ये पावर होता है कि वो किसी को फांसी की सजा भी सुना सकता है, लेकिन फांसी तब तक नहीं होगी जब तक उसके ऊपर हाई कोर्ट का अप्रूवल नहीं आता। तो हाई कोर्ट को ऐसे मामले में अप्रूवल भी देना होता है जिन मामलों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी को फांसी सुना दी हो, मृत्युदंड दे दिया हो, डेथ सेंटेंस दे दिया हो, टू बी हैंग टिल डेथ बोल दिया हो। आ गया समझ में? तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा फांसी देने के बाद हाई कोर्ट से पास कराना पड़ता है, तो ये काम के लिए तो आपको हाई कोर्ट जाना ही पड़ेगा, ठीक है, वरना फांसी की सजा नहीं हो सकती। रिट क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 226 के तहत आप किसी भी अधिकार, मौलिक अधिकार हो चाहे कोई भी अधिकार हो, किसी भी अधिकार के मामले में हाईकोर्ट जा सकते हो
और आप हाई कोर्ट से रिट जारी करवा सकते हो, वही पांचों रिट। अब यहां मैंने आपको कई बार कहा भी है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के शक्ति में अंतर है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से आगे चला गया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से आगे चला गया एक कदम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मूल अधिकार के मामले में रिट जारी कर सकता है, हाई कोर्ट, है ना। तो अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट किसी भी अधिकार के उल्लंघन के मामले में, चाहे मूल अधिकार हो या ना हो, रिट जारी कर सकता है। अभिलेख न्यायालय जो मैंने आपको बताया था, हाई कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय होता है, इसके भी फैसले साक्ष्य के तौर पर रखे जाते हैं। अपनी अवमानना के लिए, कंटेम्प्ट के लिए दंड दे सकता है, वो चीज यहां भी है, ठीक है। न्यायिक समीक्षा अनुच्छेद 13 के तहत हाई कोर्ट को भी जुडिशियल रिव्यू, वैसे को पता आपको कि जुडिशियल रिव्यू का पावर इंडिया में सिर्फ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को ही है, और कोई अदालत भारत में जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती। आपको पता है, कानूनों को चेक करने का ये जो पावर है, ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास ही है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा ना तो कोई रिट जारी कर सकता है अदालत भारत में वर्तमान में, ना ही रिव्यू कर सकता है, ना ही पीआईएल दायर की जा सकती है। पीआईएल भी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकती है, अन्य न्यायालय में नहीं।